हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम प्रीवियस ईयर साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर टॉप 30 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगभग चौथा या पांचवा क्वेश्चन सेट है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन को साइकोलॉजी के हल करेंगे, जो यूपीटीटी लेवल फर्स्ट 8/1/2020 को जो हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी जिसको हम कहते हैं लेवल फर्स्ट का जो पेपर है 8/1/2020 को हुआ था। इसके हम आज साइकोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह आपको जितने भी साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको हम सेट बाय सेट हल करवाएंगे। ये मॉडल पेपर है और साथ में अपने क्वेश्चनों को चेक करते भी जाइएगा कि हमारे टोटल जो है 30 क्वेश्चन में कितने सही क्वेश्चन सही हुए हैं, और ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। 30 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारा वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ऑप्शन है गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गॉर्डन। तो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है गार्डनर महोदय ने। आपने सुना होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर महोदय का है। इन्होंने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन देखिएगा, पढ़ने और वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े रहने में और बोलने में। तो डिस्लेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में असुविधा होती है। बच्चों को पढ़ने में असुविधा यानी वो शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे का खो गा बोल देते हैं, या जो उससे सिमिलर मिलते हुए शब्द होते हैं उनको वो समझ नहीं पाते हैं। तो डिस्लेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है पढ़ने या वर्तनी में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? एक पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ पर नहीं शब्द दिया हो उसको सबसे पहले क्या कर लेना है, हमें गोला बना लेना है। सबसे पहले गोला बना लेना है, जिससे हमारे क्वेश्चन सही होने की चांस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन देखिएगा, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो इसका जो सही समय आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर खा वाला। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। तो वृद्धि की बात की गई है। अगर विकास की बात की जाती है तो उसका सामाजिक और भावात्मक होता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक, यानी इसको मापा तोला जा सकता है। जैसे आकार हो गया, वृद्ध आकार हो गया, वजन हो गया, तो इसको सबको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। यहाँ पर पूर्व होना चाहिए, बड़ी की मात्रा, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो मानव विकास का जो प्रारंभ हो जाता है वो जैसे ही गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है वैसे ही उसका क्या हो जाता है? विकास प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर,
R.M. गेने या I.P. पावलोव। I.P. पावलोव द कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक हैं R.M. गेने। इसका सही आंसर हो जाएगा R.M. गेने। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व विरोध की अवस्था है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। ये किसका है? जर्सील्ड का, स्टेनले हॉल का, सिम्पसन का, क्रो एंड क्रो का। तो ये बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण जो कोटेशन है वो है स्टेनले हॉल का। किसका है? स्टेनले हॉल का। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो जो माइक्रो टीचिंग की जाती है उसमें जो है टोटल कितना समय लगता है? जो भारतीय प्रतिमान के अनुसार 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा हमारा 36 मिनट। उसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा 36 मिनट, यानी सूक्ष्म शिक्षण में कुल 36 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? गेट्स एवं अन्य का, हॉलिंगवर्थ का, रॉस का या स्किनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलिंगवर्थ का। ये जो कोटेशन दिया हुआ है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हॉलिंगवर्थ हो जाएगा। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? वो बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बच्चे को परामर्श देना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के व्यक्तिक विकास से या छात्रों के मानसिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? कोहलर, स्किनर, बीएस ब्लूम और थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम ने जो है कोई अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना या किसी बालक का 1 वर्ष में अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य यही है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना ये अवरोध उत्पन्न करता है। ये बालक में क्या उत्पन्न करता है? शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल या समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर हम किसी पार्ट को क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं? प्रस्तावना कौशल में। प्रस्तावना कौशल में ही क्या होता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उसे समस्यात्मक प्रश्न तक पूछते हैं। विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ टाइप एरर हुआ है। इसमें लिखा क्वेश्चन सही ये है, क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर कभी ना समाप्त होने वाली, यहाँ पर समाप्त होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता, क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया? यहाँ पर पाई गलत लगी हुई है। का 86वें संशोधन के अनुसार
25वें संशोधन के अनुसार, 52वें संशोधन के अनुसार या 22वें। तो आप लोगों को पता है कि 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार बन गया। क्या बन गया? मौलिक अधिकार। अब प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम्स, जोन। तो अप्रेरणा का मूल सिद्धांत है, जो अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल का दिया हुआ है, और मैकडूगल ने ही 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 19, विकास किस अवस्था को कोल तथा ब्रुस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसके ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। इसमें दरअसल कोई ऑप्शन नहीं हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, ये याद रखिएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण या परिकल्पना का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान करना। समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? समस्या की पहचान करते हैं। क्या करते हैं? समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 21, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालक विकास, यानी इस प्रकार से बच्चे का जो विकास होगा वो सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन है इसके सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है पुनर्बलन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का। स्किनर का सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूता का अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रसूता का अनुबंध सिद्धांत। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? ब्रूनर के जो है संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। आंत प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इनका जो है सही क्रम लगाना है हमें, इनका जो है सही क्रम लगाना है। पहला है खा, का, घा और अड़ा। इसी तरह खा, गा, का, अड़ा, घा, का, खा, गा, अड़ा, घा, अड़ा, गा, खा, का, घा और अड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। संज्ञानात्मक के क्षेत्र का संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका अनुमूल्यन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुमूल्यन। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्तोदर अधिगम का वक्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबवत। लंबवत कोई अधिगम का वक्र नहीं है।
लंबवत कोई अधिगम का वक्र नहीं है। नतोदर भी होता है, मिश्रित भी होता है, उन्नतोदर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? पद, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपग्राम। रूपग्राम जो है संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई है। ये यहाँ पर जो है 29 क्वेश्चन है, 29 है और ये 30 है, ये याद रखिए। ये 30वां क्वेश्चन है। CWNS का अर्थ है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CNW का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर ये 30 क्वेश्चन है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं रोजर्स, विलियम, थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थान। इसका सही आंसर हो जाएगा थान। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थान। तो ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो UPTET 2020 के हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमें आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, तथा जितने से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसी तरह हम आपको साइकोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जो UP टेट, रीट टेट, सुपर टेट, STET और हरियाणा टेट, जितने भी टेट हुए हैं सबके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद।